हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लॉज 44 ऑफ फॉर्म 3CD। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले इस क्लॉज में क्या चाहिए अपने को जो रिपोर्ट करना है फॉर्म 3CD में। तो क्या मांगा वहाँ पे? ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटी रजिस्टर्ड एंड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो उन्होंने क्या टोटल एक्सपेंडिचर मांग लिया और उसको बाइफरकेट करवाया ब्रॉडली कि एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और एंटिटी नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर और एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है फॉर्म 3CD में, वो हम लोग यहाँ भी बता देते हैं एक बार। देखो ये आप देखोगे एक्सपेंडिचर रिलेटेड कॉलम 3, 4, 5, 6 में एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, 7th कॉलम में है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एंटिटी नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो ब्रॉडली उन्होंने दो कैटेगरी बनवा दी, एक तो एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉन रजिस्टर्ड वाली। ठीक है, फिर क्या किया, जो एक्सपेंडिचर अपना ना एंटिटी से जो रजिस्टर्ड जो है, जो रजिस्टर्ड एंटिटीज से जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, उसको उन्होंने बाइफरेट करवाया है 3 कैटेगरी में। ठीक, इधर आप देखोगे कॉलम 3 रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी फॉर्म, कॉलम 4 रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर द कंपोजिशन स्कीम, जो कंपोजिट वाले रहते हैं, जो ऑप्ट करते हैं। 5th में है रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटी, मतलब जिसमें ड्यूटीज निल है या नहीं लगी, एग्जेम्प्ट है, वो 3 में आ गया, कंपोजिट 4 में आ गया, और उसके अलावा जो बाकी है वो 5 में आ गया, और 3, 4, 5 का टोटल यहाँ कॉलम 6 में आ गया। तो कॉलम 6 हो गया आपका एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और 7 हो गया एंटिटी नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और 6 + 7 मिला के इधर 2 आ गया टोटल एक्सपेंडिचर इनका ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अच्छा इधर इंपॉर्टेंट क्या है, आप कॉलम 2 में देखोगे ना, टोटल एक्सपेंडिचर इनका ड्यूरिंग द ईयर। तो टोटल एक्सपेंडिचर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड भी हो जाती हैं, एक्सक्लूड भी हो जाती है। मतलब ये आपका जो P&L में टोटल एक्सपेंडिचर दिया ना, उससे डिफरेंट भी होता है, डिफरेंट होता ही है, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। तो जब इस क्लॉज पे वर्किंग करना स्टार्ट करें, पहला स्टेप, मैं बोला ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। सबसे पहला स्टेप है हम लोग ये टोटल एक्सपेंडिचर निकालें। ठीक है, एक तरह से रिकंसिलेशन है, टोटल एक्सपेंडिचर इन क्लॉज 44 वर्सेस टोटल एक्सपेंडिचर इन P&L अकाउंट। ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट है तो पहले वो कर लेते हैं, फिर वो फॉर्मेट पे आते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले वहां क्या दिया, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड एंड नॉट रजिस्टर्ड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स इट इंक्लूड्स रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो P&L में वो तो इंक्लूड होंगे ही, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग बैलेंस शीट में लेगा वो भी इंक्लूड करना है आपको। ठीक है, फिर सिर्फ बिजनेस एक्सपेंडिचर आएंगे, अगर आपने पर्सनल एक्सपेंडिचर कुछ डेबिट कर रखे हैं P&L में तो उनको हटा लो, वो रिपोर्ट नहीं करना आपने। फिर नो नीड टू रिपोर्ट नॉन कैश एक्सपेंडिचर, जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है वो भी रिपोर्ट नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हम लोग करते हैं P&L में, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, वो भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो उनका एडजस्टमेंट भी करेंगे। ठीक है, फिर शेड्यूल 3 जो है CGST एक्ट 2017 का, उसमें कुछ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं भाई, मतलब उसमें डिफाइन कर रहे हैं, जो neither treated as supply of goods nor supply of services, तो वो भी इंक्लूड नहीं करनी है। उसमें बेसिकली आ जाता है अपना सैलरी या रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, तो सैलरी और रेम्यूनरेशन भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना बता दिया, तो ये मेजर एडजस्टमेंट रहेंगे अपने। अब
जब अपन रिकंसाइल करेंगे, क्योंकि पहला स्टेप तो है अपने को टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे वो देखो आप। ये पहला स्टेप है सबसे पहले, क्योंकि वर्किंग में भी चाहिए होगा। टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर इन P&L अकाउंट आएगा आपका, एड कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर है। फिर जो एक्सपेंडिचर हम लोग को कंसिडर नहीं करना है वो लेस करेंगे, क्योंकि P&L में डेबिट है, यहाँ नहीं लेना हमको, तो लेस करेंगे। नॉन कैश एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, सैलरी और रेम्यूनरेशन, क्योंकि शेड्यूल 3 में दिया है। एफएक्स गेन एंड लॉसेस, ये भी लेस करेंगे। फिर आप देखोगे नीचे आ जाएगा आपका टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर क्लॉज 44 ऑफ फॉर्म 3CD। मैंने यहाँ लिखा भी है, अगर आप देखोगे इधर पे कॉलम 2, तो ये जो नंबर इधर आएगा कॉलम 2 में, वो ही नंबर आपका इधर शेड्यूल में कॉलम 2 में इधर आने वाला है। ठीक है, तो ये कॉलम 2 का इधर रिको से जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है आपको एक रिको बनाना है, P&L के एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर जो रिपोर्ट करना है, तो वो टोटल एक्सपेंडिचर इधर कॉलम 2 में आ जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कॉलम 3 में क्या आने वाला, 4 में क्या है, 5 में क्या है। तो कॉलम 3 रिलेटिंग टू गुड्स एंड एक्सपेंडिचर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST, पता है ना, जो गुड्स और सर्विसेज जिन पे निल रेट है, होली एग्जेम्प्ट है कोई नोटिफिकेशन के थ्रू, नॉन टैक्सेबल है, जैसे है ना सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन इफ लेंडर है GST, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन। तो ये जो आइटम है जो नॉन टैक्सेबल है, वो सारे चीज आ जाएगी कॉलम 3 में। देखो इनकम टैक्स और GST ने मिलकर ये एक शेड्यूल बनाया, अच्छा बना लिया उन्होंने अपने हिसाब से, क्यों सॉरी, कॉलम 3 में उन्होंने लिखवा लिया आपसे कि आपको टैक्स इनवाइस मिला है सर्विस प्रोवाइडर सप्लायर से, लेकिन GST उसमें एग्जेम्प्ट है या जीरो है, नील है। कॉलम 4 में क्या करवा लिया, जो आपके एक्सपेंडिचर हैं रिलेटेड टू कंपोजिट स्कीम, मतलब आपका जो सप्लायर है उन्होंने कंपोजिट स्कीम ऑप्ट की है, वो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और जो चैलेंज आने वाला है वो इधर कॉलम 4 को लेकर ही आएगा, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंपोजिट स्कीम है ये निकालना थोड़ा सा टफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि कंपोजिट डीलर या सप्लायर हैं, एक तो वो GST नहीं लगते हैं बिल पे, क्योंकि उनको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, उनको सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई देना है, तो GST नंबर नहीं रहता है, GST वो चार्ज भी नहीं करते हैं। और उस ITC तो क्या होता ही नहीं, तो मिलना भी नहीं है उनको, ITC भी नहीं मिलना। तो कई बार कंफ्यूजन पता क्या हो जाता है, कि जो कंपोजिट डीलर के एक्सपेंडिचर हैं वो, और नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर के एक्सपेंडिचर वो मोर और लेस सेम हो जाते हैं, तो मिक्सअप हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल बिजनेस हाउसेस को भी रहना है और हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को भी रहना है जब टैक्स ऑडिट करें। ठीक है, क्लाइंट दे देगा लिस्ट एक डिटेल की, ये हमारे सारे एक्सपेंसेस कंपोजिट डीलर के हैं, और हम लोग सारे तो नहीं चेक कर पाएंगे, पर ठीक है कुछ टेस्ट चेक बेसिस पे कर लेंगे कि हाँ इन्होंने कंपोजिट स्कीम ऑप्ट की है। ठीक है, तो यही एक चैलेंज आना है, क्योंकि एंटिटीज क्या है, बहुत सारी एंटिटीज सेपरेट रिकॉर्ड नहीं रखती है कि कंपोजिट डीलर से जो जो परचेज किया है सर्विसेज अवेल की, बल्कि उसको क्या ना अनरजिस्टर्ड डीलर में ही क्लब कर देते हैं। तो ऑडिटर को क्या है कि बिल को वेरीफाई करना पड़ेगा, और उसमें सप्लायर का स्टेटस भी देखना पड़ेगा कि कंपोजिट स्कीम ऑप्ट किया कि नहीं किया, टेस्ट चेक बेसिस पे देखना पड़ेगा। और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल, चेक नहीं कर पा रहा है, क्लाइंट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो बेहतर है एक डिस्क्लोजर ऑडिट रिपोर्ट में डाल दें। डिस्क्लोजर की लाइन हमने दी है यहाँ पे। ठीक है, एक तो क्या है, क्लाइंट ने आपको सपोर्ट किया, टेस्ट चेक बेसिस पे चेक कर लिया, ऑडिटर सेटिस्फाई है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलोइंग अंडर कंपोजिट स्कीम has been determined based on the information gathered through the accounting record of the SSC and as provided by the SSC.
तो ये हम सेटिस्फाई हो गए। सेकंड चीज क्या है, क्लाइंट ने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑडिटर वेरीफाई नहीं कर पा रहा कि ये कंपोजिट डीलर का है या नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, एसएससी डिड नॉट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ परचेजेस फ्रॉम कंपोजिट डीलर, हेंस सच डिटेल्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन कॉलम 4 ऑफ क्लॉज 44। क्योंकि है ही नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं कॉलम 5। कॉलम 3 हो गया नील रेट वाला, नॉन टैक्सेबल वाला। कॉलम 4 हो गया कंपोजिट वाला। अभी बचा जिसमें जीएसटी लगा है वो आ गया अपना कॉलम 5 में, और यहीं से पता लग जाएगा कि किस किस का आईटीसी क्रेडिट हम लोग ले रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, और वो फॉर्म 3B से भी मैच हो जाएगा। ये तो क्लाइंट के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम नहीं है ये, और हम लोग के लिए भी नहीं है, क्योंकि मंथली 3B निकाल लो, उसमें आपको मिल जाएगा और वो यहाँ से रिकनसाइल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलम 5 में आएगा, 5 में ऑल द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अदर देन कवर्ड इन कॉलम 3 एंड 4। ठीक है, चेक करने का लिखाइए, परचेज रजिस्टर भी देख सकते हैं, जीएसटी या 3B, आईटीसी रजिस्टर, यहाँ से देख लो, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और रिकनसाइल भी हो जाएगी। जीएसटी या 2A और 2B भी हेल्प करेगा, ये तो आसान है। इट मे बी पॉसिबल दैट एसएससी परचेज मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड एंटिटीज। ठीक है, हेंस नो आईटीसी क्लेम। हो सकता है आईटीसी क्लेम ही नहीं कर रहा है, तो बोलेगा साहब आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा है तो हम क्यों डिस्क्लोज करें, यहाँ पे हमको आईटीसी नहीं क्लेम कर रहा है। तो फिर उसमें ऑडिटर को एक कमेंट, एक लाइन डालनी पड़ेगी उसमें इस तरह, सिंस नो आईटीसी क्लेम्ड बाय द एसएससी हेंस नो रिपोर्टिंग मेड अंडर दिस क्लॉज। ठीक है, मतलब आईटीसी क्लेम नहीं किया, पूरा एक्सपेंस आउट कर दिया, तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि आईटीसी क्लेम नहीं किया, हेंस नो रिपोर्टिंग मेड अंडर दिस क्लॉज। करेक्ट। ठीक है, ये 3, 4, 5 हो गया। 3, 4, 5 का टोटल 6 में आएगा। अब हम लोग सीधा जंप करते हैं कॉलम 7 पे, जिसमें हम लोग को एक्सपेंडिचर देना है फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर, नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो वो एक्सपेंसेस कौन से हैं वो देख लो, वो तो सिंपल है, अपना हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्यों, इंपोर्टर है वो, क्या इंडिया में रजिस्टर्ड होगा क्या, नॉन रजिस्टर्ड है। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन विच आरसीएम हैज बीन पेड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो जीएसटी पे किया है रिसीवर ने, गुड्स का रिसीवर या सर्विसेज अवेल की है उसने, तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। कस्टम ड्यूटी भी इम्पोर्ट रिलेटेड है, वो आ जाएगा। लेट फीस, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लैंडर के पास जीएसटी आई नहीं है तो वो बात ही हम लोग कर रहे हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए, एंड अदर नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड एक्सपेंडिचर, वो सब इधर आ जाएंगे। ठीक है, शेड्यूल हो गया। बता भी दे कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर होगी। चैलेंज सिर्फ और सिर्फ आएगा कॉलम 4 में, जो कि कंपोजिट डीलर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होंगे, वहां पे एक्स्ट्रा केयर देनी है, बाकी सब चीजें तो हो जाएगा। डिस्क्लोजर ही बता दिया क्या क्या डिस्क्लोजर देना है। अच्छा, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का हमने बताया आपको कि कॉलम 7 में देना है, बट उसमें एक चीज है, एक बार क्या होता है कि हम लोग को सप्लायर को सॉरी सप्लायर ने आरसीएम के थ्रू जीएसटी जमा कराया, और सॉरी परचेजर ने, और सप्लायर जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो ये कहाँ जाएगा, कॉलम 5 में। ठीक है, और सप्लायर नॉन रजिस्टर्ड है तो जाएगा कॉलम 7 में। ये हम लोग बात कर रहे हैं आरसीएम में। इफ द सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, देन द सेम शुड बी रिपोर्टेड इन कॉलम 5, and if the supplier is not registered under GST, then it should be reported in column 7। ठीक है, कॉलम 7 और 6 मिलके हो जाएगा कॉलम 2। कॉलम 2 का रिकंसिलेशन हम लोग करेंगे P&L के एक्सपेंडिचर, इसका फॉर्मेट हमने दिखा दिया। करेक्ट। कई बार क्या होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाता है बाद में, और वो क्या है, प्रीवियस डेट से हो जाता है। ठीक है, जनरली वो तो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, फिर भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, वो करना भी है। तो पहला केस, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी का कैंसिल हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम द अर्लियर डेट विच मे बी प्रायर टू द डेट ऑफ सप्लाई, मतलब हमने वहाँ शेड्यूल में दिखाया और उससे पहले का कैंसिल हुआ है, तो बताना तो पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे, अमाउंट्स रिपोर्टेड अंडर दिस क्लॉज इन कॉलम 3 to 6, जो भी है आपका,
relating to expenditure in respect of entity registered under GST includes amount of blah blah जो भी है आपका XX करके in relating to those supplies whose GST registration has been cancelled after the date of supply and up to 31st March 2024 as represented to us by the management of the SSC क्योंकि SSC अपने को बता देगा। सेकंड चीज कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ एक भी तो भी आप लिख दो as represented to us by the management of the SSC there were no cancellation of GST registration of any of the supplier after the date of supply and up to 31st March 2024। तो डिस्क्लोजर भी बहुत सारे हो गए, शेड्यूल भी बता दिया, ठीक है, थैंक यू। ये डिस्क्लोजर सारे सजेस्टिव है, आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोसीजर में कुछ आपकी तरफ से एडिशनल हो तो कमेंट में जरूर दे दें। थैंक यू फ्रेंड्स।